सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कोरोना की वजह से हमारे बहुत दिन विद्यालय बंद रहे। अब धीरे धीरे विद्यालय को खुलने की प्रोसेस चालू हो गई है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय आपके खुल चुके हैं और संभवतः उसके 2-3 सप्ताह बाद आपके 6 से 8 तक के विद्यालय भी आपके ओपन हो जाएंगे और उसके 1-2 सप्ताह बाद आपके पहली से प्राइमरी तक के विद्यालय भी आपके ओपन हो जाएंगे। संभवतः दीपावली के बाद आपके विद्यालय पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। जैसे ही आपके विद्यालय खुलेंगे, आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ध्यानाकर्षण आधारशिला की, क्योंकि ये शिक्षक जो सरकार है, सरकार की प्राथमिकताओं में है मिशन प्रेरणा, तो उसका सुपरविजन होगा। सुपरविजन के लिए सपोर्टिव सुपरविजन टीम आपके विद्यालय में आएंगी और वे आपके विद्यालय में गहन चेकिंग करेंगे। नाम इनका सपोर्टिव सुपरविजन टीम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। कभी कभी क्या होता है, यदि हमारे विद्यालय में ARP आते हैं, उनसे हम परिचित होते हैं, तो आप अपने अनुसार अपने विद्यालय का सुपरविजन करा लेते हैं। लेकिन कभी कभी टीम के मेंबर इस तरह के आते हैं कि वे आपके अनुसार नहीं चलेंगे, वे अपने अनुसार चलेंगे। जो उन्हें सामने नजर आएगा उसके अनुसार ही वे उसमें फीडिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सपोर्टिव सुपरविजन टीम आपके विद्यालय में आएंगी तो किन किन बिंदुओं पर वे आपकी जांच करेंगी। यानी चेकलिस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या चेकलिस्ट है, किस किस बिंदु पर सपोर्टिव सुपरविजन टीम आपको जांचेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 तक की चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे कि 6 की 8 से चेकलिस्ट में किन किन बिंदु पर जांच की जाएगी और आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 6 से 8 तक की चेकलिस्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। जैसे ही सपोर्टिव सुपरविजन की टीम आपके विद्यालय में आएंगी तो वे अपने मोबाइल या अपने टैबलेट की मदद से आपका ऑनलाइन पर्यवेक्षण करेंगी, यानी सुपरविजन करेंगी। क्या क्या पॉइंट्स उनके होंगे। सबसे पहला पॉइंट्स आपका होगा कक्षा का अवलोकन। सबसे पहले कक्षा का अवलोकन किया जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब कक्षा का अवलोकन करने से पहले दें, यानी कक्षा का अवलोकन करने से पहले इन प्रश्नों के उन्हें जवाब देने होंगे। सबसे पहला है, कृपया उस कक्षा का चयन कीजिए जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं, यानी कक्षा 6 या 7 या 8 कौन सी कक्षा का अवलोकन किया जा रहा है, तो ये तो उनका ही आंसर देना है। उसके बाद दूसरा, आप किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अन्य, तो ये भी उनको ही करना है कि जब वे आपके आएंगे तो आप किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, किस विषय को पढ़ा रहे हैं, तो ये तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस ही है, क्या कक्षा में प्रिंट रिच सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है। उदाहरण, विषय वस्तु आधारित चार्ट, शब्दमाला, छात्रों द्वारा कार्य, पोस्टर्स इत्यादि। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वे ये देखेंगे कि आपकी कक्षा में प्रिंट रिच सामग्री है या नहीं, यानी जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चार्ट, उससे रिलेटेड TLM आपके विद्यालय में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इनको बना लीजिए। जिस क्लास में आप बैठते हैं, जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं, तो उसमें उससे संबंधित चार्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि इसके 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है, सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया तो गया है पर बच्चों के दृष्टि स्तर में नहीं है। कुछ समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है, कुछ सामग्री का प्रदर्शन किया गया है पर वे कक्षा के अनुरूप नहीं है, कोई सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया है। तो इसमें आपको यही पहले ऑप्शन ही लगवाना है कि सभी सामग्री का प्रदर्शन किया है, इसलिए आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं।
यह शिक्षण योजना शिक्षक द्वारा तैयार की गई हो सकती है और सहायक पुस्तक में भी दी गई हो सकती है। यानी आपको शिक्षण योजना भी जरूर बनानी है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होगा हाँ या ना का, तो कोशिश कीजिए कि आपका आंसर हाँ ही हो। तो इसलिए आप शिक्षण योजना भी बना लीजिए। शिक्षण योजना के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या शिक्षण योजना यानी पाठ योजना में यह स्पष्ट है कि वह कौन सा शिक्षण संबंधी परिणाम या लर्निंग आउटकम पर आधारित है। यानी आपकी शिक्षण योजना में आपका लर्निंग आउटकम स्पष्ट होना चाहिए। जिस लर्निंग आउटकम पर आप उस दिन कार्य कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, शिक्षक ने त्रिकोण को पढ़ाने के लिए नीचे दिया गया लर्निंग आउटकम चुना है। बच्चे 2D आकारों के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। 2D आकारों के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे, ये आपने लर्निंग आउटकम दिया हो तो त्रिकोण पढ़ा रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं दिया तो इसको आप यहाँ की कोशिश कीजिए कि लर्निंग आउटकम आपका स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या यह शिक्षण योजना सभी अधिगम स्तर के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? यानी आपकी जो शिक्षण योजना है जो आपने बनाई है वो सभी अधिगम स्तर के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। यानी कि वो इतनी ज़्यादा लेंथी भी ना हो कि वो केवल हाई लेवल के बच्चों के लिए हो और इतनी ज़्यादा इजी भी ना हो कि केवल लो लेवल के बच्चों के लिए हो। यानी आपकी शिक्षण योजना में सभी पॉइंट ऐसे समावेश किए हुए हो कि सभी तरह के बच्चे उसमें कवर होते हो। तो इसका आंसर भी आपको हाँ ही दिलवाना है। नेक्स्ट है आपका, इस पाठ के लिए शिक्षक द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की योजना तैयार की गई है? यानी पाठ को पढ़ाने के लिए आपने कौन सी गतिविधि तैयार की है, तो उस गतिविधि के बारे में भी आपको बताना होगा, गतिविधि आपको डिसाइड करनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में किस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं? यानी आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सुपरविजन में आपको ध्यान रखना है। कम से कम दीक्षा ऐप की वीडियो तो आप चला ही देंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन ICT हो जाएगा। यानी पाठ्य पुस्तक का आप यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण का यूज कर रहे हैं या अन्य शिक्षक संग्रह, कौन सी आप संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं ये आपको बताना होगा। यानी आप दीक्षा का यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में किस संसाधन का, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या शिक्षक द्वारा प्रयुक्त TLM जैसे कहानी की किताबें आदि शिक्षण प्रक्रिया में सहायक और प्रासंगिक हैं? यानी जो TLM आप यूज कर रहे हैं क्या वो उसमें प्रासंगिक है, उसका कोई महत्व है या आप वैसे ही यूज कर रहे हैं? तो आप ध्यान से अपनी हर शिक्षण योजना के लिए एक TLM तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर भी आपको हाँ में ही दिलवाना है। नेक्स्ट है आपका, आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे? यानी वे आपका माहौल देखेंगे कि कक्षा में किस तरह का माहौल है, क्या सभी बच्चे पठन में व्यस्त हैं या सहजता से शिक्षक और सहपाठियों से सवाल जवाब कर पाते हैं। ये तो पहला ऑप्शन हुआ। उसके बाद केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में भाग कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे केवल पूछे जाने पर ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए आपका। और तीसरा तो आपका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, अध्यापक से डरते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका पहले वाला आंसर आपका हो जाए। कैसे करना है ये आपको पता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस, आप कक्षा में सीखने के माहौल का, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट है 11 नंबर आपका, कक्षा में समावेश की स्थिति क्या है? समावेश यानी आपने बच्चों को किस तरह से बैठा रखा है। पहला ऑप्शन है, छात्र विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि लिंग के बावजूद आपस में खुलकर सीखने के लिए बातचीत करते हैं, यही आपका आंसर आना चाहिए। दूसरा है, कक्षा में विभिन्न कारणों से कुछ भेदभाव की भावना देखी जा सकती है जिसके कारण बच्चे आपस में सहज रूप से पढ़ाई के लिए बातचीत नहीं करते। और तीसरा, स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है, जैसे लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग अलग बैठाया जा रहा है। तो आपकी कक्षा इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आपके अलग अलग बैठे हुए हों या दिव्यांग बच्चे आपके अलग हों, लड़कियां अलग हों, लड़कियां अलग हों। तो आपकी बैठक व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि उससे ये महसूस ना हो कि लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर या और किसी आधार पर आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं? ये भी आप इसका भी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे कि शिक्षक कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षक कोई प्रश्न ही नहीं पूछते तो ये तो आपका आंसर नहीं आना चाहिए। शिक्षक केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चों को केवल हाँ या ना में उत्तर देने हो। इस तरह का भी सवाल आप मत पूछिए
शिक्षक बच्चों को रुचि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। रुचि होनी चाहिए बच्चों की, जिससे बच्चे अपनी राय बनाते हैं, सिखाए गए पाठ से सवाल हल करते हैं, अपने जीवन से संबंध बनाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं, तो इसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं, वह प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें 50% से कम छात्र, 50% से 80% के बीच में छात्र और 80% से ज़्यादा छात्र। तो इसमें आपका 80% से ज़्यादा पर आपका आंसर आना चाहिए। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, शिक्षक के या किसी अन्य छात्र के पीछे पीछे दोहराने की प्रतिभागिता नहीं माना जाता। यानी अगर आप कोई कविता पढ़ाने लगे बच्चे को और बच्चे पीछे से दोहरा रहे हैं, तो ये कोई प्रतिभागिता नहीं मानी गई। तो आप ऐसा ना करें, आप अपनी तरह से कोई अलग प्रकार की गतिविधि कराएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, कक्षा में छात्र किस प्रकार की गतिविधि करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आंसर भी ढूंढेंगे। अधिकांश छात्र खाली बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और शिक्षक के निर्देशों का इंतजार करते रहते हैं। इस तरह का माहौल आपकी क्लास का नहीं होना चाहिए। अधिकांश छात्र शांति से बोर्ड पर लिखी चीज़ों को अपनी कॉपी में उतारते हैं या केवल प्रश्न पूछे जाने का उत्तर देते हैं। अधिकांश छात्र शिक्षक और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी कोई आपके यहाँ सुपरविजन के लिए आए, तो आप कक्षा का माहौल इस तरह करें, आप बहुत ही आसान सवाल बच्चों से पूछें ताकि बच्चे रुचि होकर उनका उत्तर दें। तो बच्चों, जैसे हमारे परिवेश के बारे में, बच्चों आपके घर में कौन कौन है, या क्या नाम, आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं, तो इस तरह के जिसमें बच्चे जवाब दें और सामने वाले को लगे कि हाँ, आपकी कक्षा का माहौल इस तरह का है कि बच्चे और शिक्षक के बीच में आपसी संवाद बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका, क्या शिक्षक कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं। तो इस चीज के भी ध्यान दिया जाएगा कि आप जो कक्षानुरूप, जो बच्चे अधिगम स्तर जिनका नहीं है, क्या आप उनको अतिरिक्त समय दे रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आप जो बच्चे आपके कमजोर हैं उनको छांट लीजिए और उन्हें रोज 15 से 20 मिनट जरूर दीजिए, उन्हें अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ा लीजिए। क्योंकि जब भी कोई सुपरविजन के लिए आएगा तो वो उन बच्चों से पूछेगा क्या अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो ये बच्चे, अगर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो आप बता देंगे कि हाँ, हम तो एक्स्ट्रा टाइम में भी सर से पढ़ लेते हैं। तो ये भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आता है छात्रों का स्पॉट असेसमेंट, यानी कि छात्रों का उसी टाइम असेसमेंट होना है। कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को चुनकर उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछे। यदि कक्षा में 1 से अधिक कक्षा के छात्र हैं, यानी 5 छात्रों को वे आपके सेलेक्ट करेंगे आपकी क्लास में और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। कक्षा 6, 7, 8, सबसे पहले तो वे विकल्प चुनेंगे कि आपने कौन सी कक्षा के बच्चों को चुना। उसके बाद कक्षा 6 में गणित में क्या प्रश्न पूछेंगे, छात्रों से भिन्न अंकों की संख्याओं को भाग करने के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि छात्रों से भिन्न अंकों की संख्याओं को भाग करने के प्रश्न, यानी आपको इस तरह के प्रश्न आपको बच्चों को तैयार करने हैं कि जिससे कि भिन्न अंकों की संख्याओं के भाग वे कर सकें। छात्रों से गत सप्ताह में कक्षा में पढ़ाए गए गणित के किसी विषय अथवा पाठ पर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी आपने पीछे जो पढ़ाया उसके बारे में भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसी तरह से बच्चों को तैयार करना है। बात आती है हिंदी की। छात्रों से उनकी कक्षा के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने में को कहें और उसके पश्चात उसी पर आधारित 4 प्रश्न पूछें। यानी कि कक्षा के स्तर के अनुसार आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा, तो आप इसी तरह की तैयारी करवा लीजिए कि एक अनुच्छेद है, उसमें आप बच्चों को प्रश्न 3-4 प्रश्न दे दीजिए, उनसे पूछे, इनके प्रश्नों के उत्तर दें, ताकि जब कोई सुपरविजन के लिए आए तो उनको अजीब ना लगे। तो इस तरह से आपको कराना है। सपोर्टिव सुपरविजन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए चेकलिस्ट। उसके बाद चेकलिस्ट में क्या क्या देखेंगे, कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 या 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। यानी हिंदी में आपने अनुच्छेद दे दिया और उसमें प्रश्न पूछ ले, तो वे देखेंगे कितने छात्रों ने 3 या 3 से ज्यादा प्रश्न उत्तर दिए, कितने छात्रों ने 3 से कम प्रश्नों के उत्तर दिए और कितने छात्र एक भी उत्तर नहीं दे पाए, और कितने छात्र अनुच्छेद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। तो आपको बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वे अनुच्छेद को पढ़ पाएं और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकें। छात्रों से गत सप्ताह में पढ़ाए गए
हिंदी के किसी विषय और पाठ के बारे में प्रश्न में पूछ सकते हैं। यानी आपने पीछे जितने भी पाठ पढ़ाए हुए हैं आप उनका रिवीजन करके इस तरह तैयार कर लीजिए ताकि उन बच्चे उन पाठों के बारे में प्रश्न बता सकें। नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक कार्यक्रमों का अनुपालन। सैद्धांतिक कार्यक्रम का अनुपालन हो रहा है। विद्यालय के सभी शिक्षकों से बातचीत करने के बाद नीचे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या क्या? क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत हैं और उसका नियमित उपयोग कर रहे हैं? यानी अगर आपसे भी पूछे कि आप नियमित उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिन में 1-2 बार आप दीक्षा ऐप पर कोई वीडियो बच्चों को जरूर दिखा दीजिए। एक तो इसकी ऑनलाइन सुपरविजन होता है और इसमें पता वहाँ फीड हो जाता है कि आपने किस टाइम दीक्षा ऐप चलाया, और जब वे आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं दीक्षा ऐप में वीडियो दिखाता हूँ। वे बच्चों से पूछेंगे कि आपको दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाई जाती है, तो वे बच्चे एकदम बता देंगे। अध्यापकों से प्रश्न कीजिए उन्होंने दीक्षा ऐप पर क्या सामग्री देखी, तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या सामग्री देखी, तो आप तैयार रखिए कि आपने क्या सामग्री देखी। क्या वे ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार कोर्स को दीक्षा ऐप पर कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो हाँ दर्ज कीजिए। यानी आप उनसे कोर्स भी देखेंगे कि आपने कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं, ये भी आपके सुपरविजन में आएगा। नेक्स्ट है क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? यानी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को भी आपको अपने पास रखना है, बीच बीच में उसको खोल के देखते रहना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह से आपको उसका यूज करना है। अध्यापक से प्रश्न कीजिए और साझा कीजिए उन्होंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से क्या सीखा है। तो ऐसी भी चीज देख लीजिए कि भाई शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से आपको क्या पता चला है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि उन्होंने किन शिक्षण तकनीकों, यानी शिक्षण जो संग्रह जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें आपकी 18 शिक्षण तकनीक दी हुई है। आपको 18 शिक्षण तकनीकों को याद होना चाहिए कौन कौन सी शिक्षण तकनीक है और किस में क्या है, तो ये आप आसानी से कर लीजिए। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? तो आपको आधारशिला मॉड्यूल का भी अध्ययन करना है। तो ध्यान दे दीजिए आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1 और 2 के लिए है, लेकिन अगर आप 6th 7th 8th में हैं तो भी आपको आधारशिला मॉड्यूल का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सीखने का क्रम क्या होता है, हिंदी शिक्षण का क्रम क्या होता है, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है? तो आपको अपने विद्यालय में एक रीडिंग कॉर्नर भी बनाना है, पुस्तकालय बनाना है और बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें देनी है ताकि वे बच्चों से पूछें कि क्या आपको पुस्तक मिलती हैं, तो बच्चे उसका आंसर हाँ में दें। नेक्स्ट प्रश्न है क्या विद्यालय में समय सारणी का पालन किया जा रहा है? यानी आपको समय सारणी भी बनानी है और उसका पालन भी आपको करना है। क्या विद्यालय अध्यापक राज्य परियोजना कार्य द्वारा प्रसारित सूचनाओं और शैक्षणिक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित ग्रहण कर रहे हैं? तो इसका आंसर भी आपका हाँ ही आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, ये आप देख लेंगे। भ्रमण के दौरान शिक्षकों की भौतिक स्थिति, यानी शिक्षक हैं तो कितने हैं और छुट्टी पे हैं तो कौन सी छुट्टी पे हैं। यदि विद्यालय अनुपस्थित है तो अनुपस्थित होने के प्रमुख कारण भी आपको दिए हुए हैं, तो इनको कोई जरूरत नहीं है। विद्यालय में कुछ कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, विद्यालय में कुछ कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका जो विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनके अनुपस्थित होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको एक रजिस्टर बनाना होगा और उसमें अनुपस्थित विद्यालयों की सूची बना लेंगे और सूची में उसके सामने कारण लिख देंगे। आप देख के लिख दीजिए, जैसे भी 2-4 कारण कि भाई बच्चा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कारण है। तो जब आपके सामने रजिस्टर होगा तो आप रजिस्टर को खोल के बता देंगे भाई ये बच्चा इसलिए नहीं आया, तो उसमें आपको मदद मिल जाएगी उस टाइम पर। तो इस तरह यानी घरेलू कार्यों में मदद है, घर में भाई बहन की देखभाल, इन कारणों को, ये जो कारण इनमें दिए हुए हैं 13, ये कारण उनके सामने लिख दीजिए, कोई ना कोई सा कारण जो विद्यालय में बच्चा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका यदि उपस्थिति 50% या उससे कम है तो उसमें सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आपके विद्यालय में 50% से ज़्यादा उपस्थिति रहे, और अगर 50 से कम है तो उसके लिए कोई कार्य योजना बना के तैयार रखिए कि ये कार्य योजना हमने बनाई है और इस पर कार्य चल रहा है। क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और कक्षा विभाजन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? यानी आपको अपने विद्यालय में कार्य विभाजन भी करना है और कक्षा विभाजन भी करना है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए।
क्या विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है? तो प्रार्थना सभा तो आपकी की जाती है, लेकिन आप प्रार्थना सभा में थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, उसमें 2 क्वेश्चन जीके के डेली आप बच्चों को बताइए। तो ये अगर आप इस तरह का करेंगे तो बच्चे इसका उत्तर दे देंगे अपने आप। नेक्स्ट है, क्या विद्यालय में गत माह शिक्षक अभिभावक बैठक यानी पीटीएम का आयोजन किया गया था? यानी पीटीएम का आपका आयोजन हुआ तो पीटीएम का रजिस्टर आप अपना दुरुस्त कर लीजिए और उसमें नियमित बैठक दर्ज कीजिए। बालिकाएं नियमित विद्यालय आए, इसके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? यानी अगर आपके विद्यालय की बालिकाएं विद्यालय नहीं आती, वैसे तो आती हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास आपने किया, इसको तैयार कर लीजिए। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र CWSN यानी दिव्यांग छात्र अध्ययनरत हैं? तो इसके बारे में भी आप लिख लीजिए कि कौन कौन से बच्चे आपके दिव्यांग छात्र हैं। यदि हाँ, तो क्या समर्थ व्यवस्था के अनुसार पंजीकरण किया गया है? क्या विद्यालय द्वारा इस संबंध में उपलब्ध पाठ्यचर्या का पालन किया जा रहा है? तो आपने उनका पंजीकरण किया और उनके लिए क्या सुविधा की, ये सब आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या विद्यालय के खेल सामग्री उपलब्ध है और नियमित अगर आपके विद्यालय में खेल सामग्री है तो आप बच्चों को जरूर दीजिए, उसको देखने की वस्तु मत बनाइए, भले ही वे टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी आ जाएंगी, लेकिन आप बच्चों को खेलने का सामान दीजिए। नेक्स्ट है आपका, क्या छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन, ये मध्याह्न भोजन है, इसके बारे में आप देख लीजिए। भ्रमण के दौरान मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, ये भी हो जाएगा। भ्रमण के दौरान पिछले 3 दिवस में मध्याह्न भोजन करने वाले बच्चों की संख्या, क्या अध्यापकों को ब्लॉक कार्यालय से समुचित शैक्षणिक सहयोग मिलता है, इसमें आप हाँ ही भरवा दीजिए। क्या सभी अध्यापकों के लिए अवकाश संस्तुति प्रक्रिया ऑनलाइन है? ये भी ध्यान रखिए कि आपको अवकाश सारे ऑनलाइन लेने हैं, कोई भी अवकाश ऑफलाइन नहीं होगा। और प्रधान अध्यापक की लीडरशिप का आकलन क्या है, यानी कैसी लीडरशिप आपके प्रधान अध्यापक करते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। क्या विद्यालय की अवस्थापनाएं सुविधाएं संतोषजनक हैं, ये आप देख लीजिए, आपका विद्यालय में किस तरह की हैं, हाँ या ना। कितने प्रतिशत बच्चों को व्हाट्सएप ये DD रेडियो से शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो रही है, तो ये प्रतिशत आप निकाल लीजिए कि कितने बच्चों को आप काम दे रहे हैं। क्या 1 महीने से अधिक समय से कोई शिक्षक निलंबित है? तो इसमें तो आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है? ये भी हाँ ही आएगा आपका। ये अभिभावकों से बातचीत होगी, इसका आंसर अभिभावकों से लिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, अगर आपके अभिभावक खुश होंगे तो आपके आंसर हाँ में आएंगे, वरना नहीं में आएंगे, जिसमें 2 SMC सदस्य भी होंगे। तो SMC सदस्य को अपने विश्वास में रखिए, उनसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है, क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं? क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाता है, यानी आपके गृह कार्य की भी जांच होगी, तो आप गृह कार्य बच्चों को जरूर दीजिए। क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद जाते हैं? तो ये अभिभावकों से पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुछ अभिभावकों से पूछे जाएंगे, कुछ शिक्षकों से पूछे जाएंगे, कुछ अवलोकन किया जाएगा। तो साथियों, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। इसके लिए जो मैंने बताया है इसमें कुछ तैयारी कर लीजिए ताकि आपका सुपरविजन सही से हो जाए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।